बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर एक कंपैरिजन है हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का जिसके अंदर हम रहते हैं और एक सब एटॉमिक लेवल पे जाकर एक दुनिया है। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स का बता दूं कि हमारी सराउंडिंग में किस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर ना हम चीज़ों को जब नोट करते हैं तो हम उनके एक वक्त में उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ गुजर रहा है, लेट्स से इट इज़ अ बॉल। अब वो क्रिकेट बॉल जो मेरे सामने से मूव कर रही है, मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ उसको मेरे सामने इस वक्त इस पॉइंट पर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इन स्पेसिफिक टाइम मैंने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देख ली। फिर मेरे पास अगर कोई स्पीडोमीटर हो तो मैं उसकी वेलोसिटी भी मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह क्रिकेट मैच के दौरान होता है, इधर से बॉलर बॉल करता है, अभी वो बॉल कीपर्स के ग्लव में नहीं पहुँची होती, वो पहले से स्पीड डिटेक्ट करके लिखी हुई आ जाती है स्पीड की, इतनी स्पीड से ये बॉल मूव कर रहा था। तो हमने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर एट ए टाइम उसकी पोजीशन भी नोट की, उसी टाइम पर हमने उसकी वेलोसिटी भी मेजर की। अगर हमने उसकी वेलोसिटी मेजर कर लिया तो उसकी एनर्जी मेजर करना मसला कोई नहीं, बिकॉज 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी उसकी मिल जाएगी हमें एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फिर अगर हम अपनी सब एटॉमिक वर्ल्ड पे जाकर देखें ना कि क्या होता है, तो एटम के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका मास बहुत कम है। जब मेरे ऊपर लाइट आकर इंसिडेंट होती है ना, तो इतनी ज़्यादा स्पीड लाइट के फोटॉन्स के पास है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद मुझे पीछे की तरफ झटका नहीं लगता। लेकिन जब हम इस लाइट को इंसिडेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देती है। हम जब चलते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह कॉन्टीन्यूस पैटर्न में लेकर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की दुनिया में ऐसा नहीं है, जब वो मूव करता है तो वो जंप्स ले लेकर मूव करता है, वो तो कॉन्टीन्यूस पैटर्न पे मूव ही नहीं कर सकता। यूँ हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड उस सब एटॉमिक वर्ल्ड से टोटली एंटायरली डिफरेंट है। तो इसलिए हम चूंकि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अपने हिसाब से, तो हमें इलेक्ट्रॉन की उस ज़िंदगी के बारे में समझ नहीं आती बात। लेकिन उस चीज़ को जब हम नोट करते हैं तो सबसे पहले ये बात ऑब्जर्व की हाइजेनबर्ग ने, और हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि आपकी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर एक वक्त में किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट उसका मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, वो एक्यूरेटली फाइंड हो सकती है। लेकिन जब आप सब एटॉमिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आप पोजीशन को फाइंड करने जाएंगे तो आपसे मोमेंटम नहीं फाइंड होगा प्रॉपर। अगर आप मोमेंटम को फाइंड करने के लिए जाएंगे आप पोजीशन को लूज़ कर बैठेंगे। तो इस चीज़ के अंदर ये बात समझना कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ हम मेजर करते हैं तो दूसरी वैल्यू ख़राब हो जाती है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। अब यहाँ पर आप रिलेशन देखिएगा कि लैम्डा का रिलेशन क्या है मोमेंटम के साथ। लैम्डा का रिलेशन बनता है मोमेंटम के साथ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाली बात है, सारे के सारे टॉपिक का थीम ही यही है। दूसरी तरफ अब हाइजेनबर्ग ने इस चीज़ को किस तरह एक्सप्लेन किया। हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप पोजीशन और दूसरी चीज़ है मोमेंटम, इन दोनों को साइमल्टेनियसली इकट्ठा एक साथ एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। कि अगर आप पोजीशन को फाइंड करने के लिए बेहतरी ला रहे होंगे, पोजीशन जितनी बेहतर होती चली जाएगी, मोमेंटम की सूरत हाल उतनी बुरी होती चली जाएगी। उसकी वजह, फॉर एग्जांपल, मैं उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए मैं ऊपर से इंसिडेंट कर रहा हूँ स्मॉलर वेवलेंथ्स। मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ व्हेन वी यूज स्मॉलर वेवलेंथ। जब हम स्मॉलर वेवलेंथ यूज करेंगे तो इस बात का मतलब क्या है? स्मॉलर वेवलेंथ यूज करने का मतलब क्या आपने वेवलेंथ छोटी कर दी है
और जितनी वेवलेंथ छोटी होती जाएगी पोजीशन उतनी प्रोमिनेंट होती जाएगी। उसकी वजह अभी हमने लास्ट टॉपिक में यही बात तो सीखी कि जितनी वेवलेंथ छोटी होती है ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन आपके लिए उतनी ज़्यादा होती है। तो असल में पोजीशन मतलब मूवमेंट, इसका यूनिट है मीटर, वेवलेंथ इसका यूनिट भी मीटर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं डायरेक्ट, कि वेवलेंथ और पोजीशन का जो आपस में रिलेशन बनता है वो दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं। और मैं पोजीशन को डेल्टा एक्स से लिख रहा हूँ। इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी तो पोजीशन खराब होती जाएगी, बढ़ रही है। वेवलेंथ जितनी छोटी करते जाएंगे पोजीशन भी उतनी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब आप स्मॉलर वेवलेंथ यूज़ करते हैं तो जो पोजीशन के अंदर चेंज है वो भी कम आता है। मतलब स्मॉलर वैल्यू के ऊपर पोजीशन में चेंज कम आने का मतलब आपके लिए पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन विल बी एक्यूरेट। जबकि दूसरी तरफ जब हम यूज़ करते हैं स्मॉलर वेवलेंथ से मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, इनवर्स। जब वेवलेंथ कम होगी मोमेंटम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ कम हुई, दूसरी तरफ मोमेंटम के अंदर क्या आ जाएगी, मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। इस केस के अंदर मोमेंटम विल बी अनसर्टेन। एक चीज आपने सही मेजर की, दूसरी चीज में गलती हो गई। अब इस चीज को हम कुछ यूं लिख सकते हैं, मोमेंटम को इधर जाकर वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करें तो p इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू h। अब p किस तरह से कॉरेस्पॉन्ड करता है, p का मतलब है मोमेंटम और लैम्डा का मतलब यहां पर अब मैं वेवलेंथ नहीं लिखूंगा, मैं लैम्डा का मतलब यहां पर कंसिडर कर रहा हूं लैम्डा इज इन फैक्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू h। एक और इसमें बात याद रखिएगा, h यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है। उसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त स्फेरिकल एक पाथ के ऊपर मूव करता है। एस ऑर्बिटल के बारे में आपको पता होगा, इट हैज़ अ स्फेरिकल शेप। और बोहर मॉडल ऑफ एटम या जितनी भी हम ये कैलकुलेशंस करते हैं, हम सारी की सारी आपके लेवल के ऊपर रहकर हम सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट फॉर द वेरी फर्स्ट शेल विच हैज़ अ सर्कुलर शेप। अगर उसकी सर्कुलर शेप है और सॉरी स्फेरिकल शेप है तो फिर उसके लिए जो थीटा यूज़ होता है दैट इज़ 4 पाई स्टे रेडियन यूज़ होता है, बिकॉज वो स्फेरिकल है ना, तो 4 पाई यूज़ होता है। आपकी बुक पे इस एच को लिखते वक्त थोड़ी सी गलती की गई है, वो एच नहीं लिखना चाहिए इनको, असल में वो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। वो नए वेरिएंट के अंदर उन्होंने उसको फिर चेंज करने की कोशिश की है, स्टिल देयर इज अ बिट लिटिल मिस्टेक। वो 2 पाई उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ 4 पाई, बिकॉज वो सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल शेप यूज़ होती है। बहरहाल मोमेंटम के अंदर और पोजीशन के अंदर जो चेंज है, अब यहाँ पर हम जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो मोमेंटम के लिए लिखते हैं डेल्टा पी, पोजीशन के लिए लिखते हैं डेल्टा एक्स। मोमेंटम के लिए डेल्टा पी, पोजीशन के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इन फैक्ट इट इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई। ये है प्रॉपर इक्वेशन। और इस चीज़ को पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है, दिट इज नॉट द चेंज इन मोमेंटम, इट इज इन फैक्ट अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इंटू अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन इज इक्वल टू h ओवर 4 पाई। आपकी बुक के ऊपर इस इक्वेशन को गलत लिखा गया है और इसको लिखा गया है h। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर एक बात और वो ये है कि जब आप स्मॉलर वेवलेंथ को यूज़ कर रहे थे तब जो रिजल्ट हमने बनाए थे पोजीशन एक्यूरेट थी, जबकि मोमेंटम एक्यूरेट नहीं था। तो इस चीज़ का मैं यूँ लिख लेता हूँ कि स्मॉलर वेवलेंथ के अंदर जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होगी वो ज़्यादा होगी और जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी वो कम होगी। तो मैंने ये इसको सिम्बॉलिकली एक याद करने का तरीका आपके लिए बनाया है कि स्मॉलर वेवलेंथ के ऊपर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होती है। व्हाट इफ़ वी यूज़ लॉन्गर वेवलेंथ? एट लॉन्गर वेवलेंथ
जब हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ करते हैं तब सिनेरियो टोटली ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज वेवलेंथ के बढ़ने से पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ जितनी बड़ी यूज़ करेंगे पोजीशन उतनी अनसर्टेन हो जाएगी। अब पोजीशन जितनी अनसर्टेन होती जाएगी, आपका मतलब, इसका मतलब ये हुआ रिजल्ट्स उतने ख़राब होना शुरू हो गए पोजीशन के। व्हाट अबाउट द मोमेंटम? वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन है इनवर्स। वेवलेंथ बढ़ेगी, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो अब मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा कि वेवलेंथ के बढ़ने से, चूंकि मोमेंटम के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी पहले से कम हो जाएगी। इस केस में जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम है, डिस्प्लेसमेंट की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इज इक्वल टू h/4π। अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज इक्वल टू h। अच्छा, एक और नोटेशन भी आपकी बुक पे यूज़ किया, दैट इज h कट। दिस h कट इज इक्वल टू h/2π। ठीक, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग h कट ओवर 2 आना चाहिए, बिकॉज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट इज़ h/4π। तो उस हिसाब से आपकी बुक पे लिखा जाना चाहिए था h कट ओवर 2π। इसकी वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर आकर एक रूल हम बनाते हैं, और वो रूल ये है, हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट या जिसकी डायमेंशन जूल सेकेंड है, इनको आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज मोमेंटम एंड द पोजीशन। मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पोजीशन यूनिट मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं एक सेकेंड से मल्टीप्लाई, एक सेकेंड से डिवाइड कर दूं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू सेकेंड पर सेकेंड इंटू सेकेंड। मैंने एक सेकेंड +1 से मल्टीप्लाई किया, एक सेकेंड -1 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसको मैं दोनों को मिलाकर बना रहा हूँ -2 इंटू सेकेंड। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू जूल सेकेंड। तो यूँ मोमेंटम और पोजीशन दोनों के लिए हमने यूज़ कर लिया है जूल सेकेंड। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर और कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? एक और क्वांटिटी भी इसी तरह की है, दैट इज़ एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी और टाइम, इन दोनों में भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। सब एटॉमिक लेवल की बात हो रही है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। मतलब मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर एक क्रिकेट बॉल जब मूव कर रही है या कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो हम उसकी मूविंग एनर्जी और एग्जैक्ट टाइम पे एनर्जी बता सकते हैं कि इस वक्त उसकी स्पीड इतनी थी तो इस वक्त पर उसकी एनर्जी इतनी होगी। लेकिन जब हम जाकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको सब एटॉमिक लेवल पे जाकर देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि एनर्जी और टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब ये एट ए टाइम दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके रिजल्ट्स हमें किस तरह से मिलते हैं? एनर्जी और टाइम को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो एनर्जी और टाइम के अंदर भी वही कांस्टेंट यूनिट्स बन रहे हैं जो प्लैंक्स कांस्टेंट के हैं, जूल सेकंड्स। तो इनके अंदर भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर आप किसी एटम की एग्जैक्ट एनर्जी उस टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी इक्वेशन हम यूँ ही लिखते हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच, नियरली इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो एच आना नहीं है, h/4π आना है। तो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर ये अनसर्टेनिटी को अगर हम डिस्कस करें फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, लेकिन उसके लिए पहले हमें दोनों के रिलेशन चाहिए होंगे कि टाइम का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर इनके मैं रिलेशन देखूँ तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू hc/λ। इसका मतलब एनर्जी एंड द वेवलेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप जितनी छोटी वेवलेंथ यूज़ करेंगे, एनर्जी की अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। मैं जितनी छोटी वेवलेंथ यूज़ करूँगा ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी E इज इक्वल टू h, f फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़,
एनर्जी और टाइम का आपस में कौन सा रिलेशन है? एनर्जी और टाइम भी आपस में इन्वर्स रिलेट करते हैं। एनर्जी और टाइम आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन, एक तो ये रिजल्ट अपने पास रखिएगा, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स। अब मैंने टाइम का रिलेशन निकालना है वेवलेंथ के साथ। मुझे पता है एनर्जी इक्वल होती है E इज इक्वल्स टू एच एफ। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है? 1/T। इसका मतलब एनर्जी और टाइम का इन रिलेशन भी कौन सा हो गया? इन्वर्स। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ भी इन रिलेशन कौन सा हो गया? इन्वर्स। एनर्जी दोनों के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। इस बात का मतलब ये है कि अगर इन दोनों बातों को मैं कंपेयर करूं, एनर्जी वेवलेंथ के साथ भी इन्वर्सली रिलेटेड है, एनर्जी टाइम के साथ भी इन्वर्सली रिलेटेड है, तो इस बात का मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि टाइम और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं। ओके, ये दोनों एनर्जी के साथ किस तरह रिलेट करते हैं? इनवर्स। अंडरस्टूड है। आपस में फिर किस तरह होंगे? आपस में तो ये दोनों डायरेक्ट होंगे। तो यूं अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करनी ही करनी है, क्योंकि एक का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एक का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। मतलब जब आप टाइम एग्जैक्ट नोट करने की तरफ जाएंगे, एनर्जी उतनी ख़राब हो जाएगी, और जब आप एनर्जी को यूज़ करने फाइंड करने जाएंगे, टाइम की वैल्यू उतनी डिस्टर्ब हो जाएगी। यूं एनर्जी और टाइम दोनों साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकते। अगर आप एक चीज़ की एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, दूसरी चीज़ की एक्यूरेसी उतनी ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़ की तरफ जाएंगे तो पहली चीज़ की एक्यूरेसी उतनी ख़राब होती जाएगी। मतलब एक में अनसर्टेनिटी, दूसरे के अंदर एक्यूरेसी। तो इसी चीज़ को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दो मैंने डिस्कस कर दिए, एक पोजीशन मोमेंटम, दूसरा एनर्जी टाइम। एनर्जी टाइम में शॉर्टर वेवलेंथ पे देखते हैं क्या होता है। एनर्जी टाइम के केस में फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, जब लैम्डा बहुत कम है, जब लैम्डा बहुत कम होगा, एनर्जी की अनसर्टेनिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो इस लैम्डा को मैं, डेल्टा को मैं बड़ा लिख रहा हूँ। डेल्टा मीन्स अनसर्टेनिटी। जब वेवलेंथ स्मॉल होगी, टाइम की अनसर्टेनिटी भी क्या होगी? कम। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच। बुक पे इक्वेशन गलत है। दूसरी चीज़, जब मैं लार्जर वेवलेंथ के लिए जाऊंगा, फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, जब वेवलेंथ ज़्यादा यूज़ की जाएगी तब क्या होगा? जब मैं ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट करूँगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, तो मेरे पास सिचुएशन यूँ आएगी, जब मैं वेवलेंथ बड़ी होगी, लॉन्गर होगी, तो एनर्जी की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इट विल बी डेल्टा ई। दूसरी तरफ जब वेवलेंथ मैं बढ़ा रहा हूँ, जाहिर बात है यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ेगी तो टाइम की अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाएगी। तो अब की बार आ जाएगा डेल्टा टी, मतलब अनसर्टेनिटी इन टाइम, डेल्टा टी ना पढ़िएगा इसको, अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू एच। एक और भी ऐसी ही क्वांटिटी है, एंड दैट क्वांटिटी इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है ना, तो स्फेरिकल ऑर्बिट में मूव करता है, तो इट हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल थीटा, इन दोनों के दरमियान भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू एच। अनसर्टेनिटी इन द एंगुलर मोमेंटम इंटू अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन एंगल इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। इनकी जो डायमेंशंस हैं वो भी जूल सेकंड ही बनती हैं, सेम एज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिट इज़ कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस, आप सब एटॉमिक लेवल के ऊपर कोई भी दो चीज़ें, चाहे वो पोजीशन हो, मोमेंटम हो, चाहे वो एनर्जी हो या टाइम हो, वो एक एक्यूरेटली दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व हो सकती। दोनों, अगर एक के लिए आप एक्यूरेट होना शुरू हो जाएंगे, दूसरा उतने आपके लिए अनसर्टेन होती है कि दूसरी वैल्यू उतनी ख़राब होती चली जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट, वजह क्या है? उसकी वजह इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है, जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसकी पोजीशन ही डिस्टर्ब कर देती है। जब आप उसकी पोजीशन डिस्टर्ब कर देंगे, ऑब्वियसली आप उसकी वैल्यूज़ को फिर ठीक मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर याद रखिएगा, वेवलेंथ जितनी छोटी हो
आपने पढ़ा उसमें पोजीशन उतनी एक्यूरेट होती जाती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जितनी छोटी है ट्रैप उतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना आसान है। मुझे कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में मुझे ढूंढना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, कहा जाए कि यूनिक के किसी रूम में ढूंढना है तो मुझे आसान होगा, ठीक। और उसमें भी स्पेसिफिक कर दिया जाए कि फ़लाँ रूम उसके अंदर ढूंढना और आसान हो जाएगा। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होती जाती है पोजीशन उतनी एक्यूरेट होती जाती है, लेकिन जब पोजीशन एक्यूरेट होगी मोमेंटम उतना ही इनएक्यूरेट हो जाता है। सो ये था आपके चैप्टर 19 कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और चूँकि बिल्कुल नॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स टोटली आपके लिए न्यू ब्रांच है, तो इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ें तभी ये समझ आती है। अगर आप कहें कि आप इसको रटा लगा लेंगे या ये पॉसिबल ही नहीं है कि मॉडर्न फिज़िक्स उस बेस पे चल सके, तो कोशिश किया करें कॉन्सेप्ट से पढ़ें। आगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल्स देखिएगा आप, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा होगा। तो कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें ताकि आपको बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इसमें चूँकि यूज़ होना है तो उसमें मसाइल ना हो। अल्लाह हाफिज़।